नमस्कार, मेरा नाम है शुभम और आप देखना शुरू कर रहे हैं बिहार मिरर। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण का मतदान 20 मई को होना है। महज 12 से 13 घंटे का अब समय बचा है। बिहार के 5 लोकसभा सीटों का भी मतदान 5वें चरण में होना है, जिसमें सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, सारण और हाजीपुर लोकसभा सीट शामिल है। इस वीडियो में पांचों लोकसभा सीट के राजनीतिक समीकरण को समझेंगे कि किसके पक्ष में चुनावी माहौल बनता हुआ दिख रहा है। क्या समीकरण है, क्या पूरी कहानी है पांचों लोकसभा सीटों पे, उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। देखिए, जो 5वें चरण का मतदान है वो 20 मई को होना है और जो बिहार की 5 लोकसभा सीट इस 5वें चरण में शामिल है, उसमें कई ऐसी लोकसभा सीट है जो चर्चा में हमेशा से रही है। सारण लोकसभा सीट, लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य को लेकर के यहाँ चर्चा है। हाजीपुर में पहली बार चिराग पासवान अपने पिता की कर्मभूमि हाजीपुर से चुनावी मैदान में है। वहीं दूसरी तरफ सीतामढ़ी में भी बीजेपी को लेकर के कई तरह की खबरें चल रही हैं कि वैसे समाज वहां नाराज है और एनडीए को एक बड़ा झटका लग सकता है। इसके साथ ही जो मधुबनी में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने जो एक नया फॉर्मूला तय किया है, उस पे बीजेपी आगे निकल रही है। क्या समीकरण है इन पांचों लोकसभा सीटों की, उसकी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। देखिए, इस बार जो वोटिंग है, अ, उसमें महिलाओं का जो भूमिका है वो सर्वाधिक माना जा रहा है, क्योंकि पुरुषों की अपेक्षा 8% महिलाओं ने अधिक वोटिंग की है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि जिस तरफ महिलाएं जाएंगी, महिलाओं का जिसका समर्थन जिसको मिलेगा, उसके पक्ष में स्थिति बनेगी। और ये एक बड़ा परसेंटेज है जब मैं कह रहा हूं कि 8% महिला पुरुषों से अधिक वोटिंग कर रही है। तो एक बड़ा मार्जिन किसी भी स्थिति की निर्णायक स्थिति को लेने में महिला का हो सकता है। और ऐसे में बिहार में अगर देखें तो महिलाओं के आरक्षण से लेकर के महिलाओं की जो एक आजादी की बात करें, उनकी बातों को महत्व देने की बात करें, तो इसमें एक बड़ी भूमिका नीतीश कुमार की मानी जाती है। कई बार नीतीश कुमार ने अपनी सभाओं में भी कहा है और इसका क्रेडिट नीतीश कुमार को जाता भी है, क्योंकि उन्होंने महिलाओं को लेकर के जो कुछ किया, बिहार की स्थिति जो बदली। यही कारण है कि आज बिहार में भले ही जो उस घर के पुरुष होते हैं वो भले ही बाहर कमाने जाते हैं या फिर बाहर में नौकरी करते हैं कहीं पे, लेकिन जो महिलाएं हैं अब वो घर को चलाती हैं और महिलाएं अब निकल करके वोट डालने जा रही हैं। एक बड़ा अंतर पुरुषों के वोटिंग से महिलाओं के वोटिंग में देखा जा रहा है। तो इसका क्रेडिट स्पष्ट रूप से नीतीश कुमार को जाता है। देखिए, अब चर्चा करेंगे कि 5 लोकसभा सीटों पे क्या चुनावी माहौल है, क्योंकि अब जब 5वें चरण का मतदान 20 मई को महज कुछ ही घंटे के बाद होगा। इस 5वें चरण के मतदान में कांग्रेस ने एक बड़ी घोषणा की है। हालांकि जो कांग्रेस की गारंटी थी उसमें इन सारी चीजों का जिक्र था, लेकिन कांग्रेस उतने अच्छे ढंग से गांव तक अपनी बातों को पहुंचा नहीं पाई। उससे पहले बीजेपी ने अपनी बातों को पहुंचा दिया। उसमें राशन से लेकर के जो आयुष्मान कार्ड की योजना थी, या फिर जो अ, राम मंदिर का मुद्दा था, और जो हेल्थ सेक्टर में भी जो चीजें की गई, कोविड वैक्सीन को लेकर के जो कुछ हुआ, तो सारी चीजों को बीजेपी ने, खास तौर से जो राशन का मुद्दा था, उसको बीजेपी ने गांव गांव तक पहुंचा दिया कि मोदी सरकार ने राशन दे दिया है, मोदी सरकार ने उज्ज्वला योजना से गैस सिलेंडर तक फ्री दिया। लेकिन कांग्रेस इसके मुकाबले पिछड़ गई, क्योंकि कांग्रेस भी ये कह रही है कि वो 10 किलो अनाज देंगे। अगर यहाँ 5 किलो अनाज मिल रहा है तो हम 10 किलो अनाज देंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अब जाकर के इसकी घोषणा की है। पता नहीं क्यों इतना लेट लग गया इन सारी चीजों का। अगर ये पहले लाते तो शायद कुछ जो फर्क है वो एनडीए को पड़ता। लेकिन 5वें चरण में जब आधा से अधिक मतदान की प्रक्रिया गुजर गई, आधे से अधिक लोकसभा सीटों पे मतदान हो चुका है, तब ऐसी चीजें कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। इसके साथ ही एक बड़ा और ऐलान कांग्रेस की तरफ से किया गया है। ये कहा गया कि महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना दिया जाएगा, तकरीबन अगर माने तो 8,500 रुपया महीना। लेकिन अब सवाल है कि जब कांग्रेस 5वें फेज के मतदान के दौरान इस तरह की घोषणा अगर कर रही है, गारंटी की बात कह रही है, तो अब ऐसे में एनडीए को उतना फर्क नहीं पड़ेगा, एनडीए को उतना नुकसान नहीं हो पाएगा जितना कि अगर ये पहले से प्लानिंग के तहत ये सारी चीजें होती। तो आप ये देखिए, मध्य प्रदेश में हुआ, जहां पे लाडली योजना को लेकर के चीजें चलाई गई तो उसका बेनिफिट दिखा। उसी तरह से फिर कांग्रेस ने भी वहां पे घोषणा किया, तो इसका एक बेनिफिट मिलता हुआ एनडीए को दिखा था। लेकिन यहाँ पे जब कांग्रेस ने इतनी देरी से इन सब चीजों को लाया है, तो निश्चित रूप से एनडीए को उतना नुकसान नहीं पहुंचेगा। अब आते हैं 5 लोकसभा सीटों पे। सबसे पहले चर्चा करते हैं सारण लोकसभा सीट की, क्योंकि सारण लोकसभा सीट पे काफी ज्यादा चर्चा है लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य को लेकर के। कई तरह की खबरें भी थी कि रोहिणी आचार्य के
नामांकन में जो प्रक्रिया हुई वो वैध नहीं था। राजीव प्रताप रूडी ने आरोप लगाए, जो वहां से रोहिणी के सामने चुनावी मैदान में खड़े हैं, मौजूदा सांसद हैं। ये मामला कोर्ट में भी गया। लेकिन देखिए, सारण लोकसभा सीट के अगर समीकरण को हम लोग समझने का प्रयास करें तो सारण से 4 बार राजीव प्रताप रूडी सांसद रहे हैं और लालू परिवार को इससे पहले राजीव प्रताप रूडी ने मात भी दिया है। राबड़ी देवी यहां से चुनाव लड़ी थी, उनको राजीव प्रताप रूडी ने हराया। लेकिन यह बात भी सच है कि जब लालू प्रसाद यादव थे सामने तो फिर लालू प्रसाद यादव ने राजीव प्रताप रूडी को भी मात दिया था। अब जब यह लड़ाई राजीव प्रताप रूडी और रोहिणी आचार्य के बीच है, तो ऐसे में राजीव प्रताप रूडी रोहिणी आचार्य का नाम नहीं लेते हैं, बल्कि वो सीधा कहते हैं कि उनका जो मुकाबला है वो लालू प्रसाद यादव से ही है। रोहिणी तो बेटी है और रोहिणी का कोई राजनीतिक पॉलिटिकल कुछ रहा नहीं है, बस उन्हें जो है जबरदस्ती राजनीतिक अखाड़े में लालू परिवार ने भेज दिया है। राजीव प्रताप रूडी रोहिणी को लेकर के बड़ा ही भावनात्मक तौर से वो कहते हैं कि वो तो बेटी के समान है, उनका सम्मान करते, वो भी मुझे अंकल कहती है। लेकिन जो लड़ाई है वो लालू प्रसाद यादव से है और उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था कि उन्हें रोहिणी आचार्य को, बेटी को चुनावी अखाड़ा में भेजना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके जगह कोई और विधायक को वो सामने ला देते, किसी और नेता को वो मेरे सामने ला देते, तो फिर मुकाबला जबरदस्त का होता। लेकिन जब लालू प्रसाद यादव ने अपनी बेटी को ही चुनावी मैदान में उतार दिया है, तो ऐसे में जो मेरी लड़ाई है वो तो लालू प्रसाद यादव से, उनकी बेटी को लेकर के एक शब्द भी राजीव प्रताप रूडी ने अब तक नहीं कहा है। अब ऐसे में सवाल है कि सारण की जनता किस तरफ जा रही है। देखिए, राजीव प्रताप रूडी को लेकर के एंटी इनकन्वेंसी ज्यादा है, क्योंकि वो सांसद रहे हैं, 4 बार से वहां के सांसद हैं। लोगों का कहना है कि राजीव प्रताप रूडी काम तो कुछ करवा देते हैं, प्रोजेक्ट पास करवा देते हैं, सड़क बनवा देते हैं, लेकिन वो जनता के बीच नहीं रहते हैं, जनता से मुलाकात नहीं करते हैं। इसके साथ ही राजीव प्रताप रूडी पे कई बार कई तरह के आरोप भी लगते हैं। यही वजह है कि राजीव प्रताप रूडी से लोग नाराज चल रहे हैं। दूसरी तरफ रोहिणी आचार्य को इस तरह से दिखाया जा रहा है कि वो लालू प्रसाद यादव की बेटी हैं, दूसरी की उन्होंने अपने पिता को किडनी डोनेट किया है। तो एक जो भावनात्मक जुड़ाव होता है वो लोगों का जुड़ रहा है। एक संवेदना के तौर पे लोग जुट रहे हैं कि इन्होंने अपने पिता लालू प्रसाद यादव, जो गरीबों के मसीहा कहा जाता था उन्हें एक वक्त में, पिछड़ा अति पिछड़ों के लिए वो भगवान की तरह होते थे। तो एक जो क्रेडिट है वो रोहिणी आचार्य को इस रूप में दिया जा रहा है कि रोहिणी ने अपने पिता की जान बचाई, लालू प्रसाद यादव की जान बचाई है। यही वजह है कि सारण से एक वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था। जब एक दिल्ली की पत्रकार सारण लोकसभा सीट को कवर करने गई थी, तब गांव की महिलाओं ने यह समझ लिया कि वो रोहिणी आचार्य हैं। गाड़ी रुकवाकर उस महिला रिपोर्टर को आशीर्वाद देने लगे, कहने लगे कि तुम जीत जाओगी, तुम लालू प्रसाद यादव की बेटी हो। तब उस महिला रिपोर्टर ने बताया कि वो रोहिणी आचार्य नहीं है, वो एक रिपोर्टर हैं जो इस जनता के रिव्यू को कवर करने आई है। तो इस वीडियो से स्पष्ट रूप से ये दिखाई दे रहा था कि वहां की जो जनता है वो इस बात को, भले ही वो रोहिणी आचार्य को पहचानते भी नहीं हो, लेकिन जो उनका एक ये मन में है कि इन्होंने लालू प्रसाद यादव को किडनी दिया है, उनकी बेटी है, तो इसलिए एक भावनात्मक जुड़ाव जो है उनके साथ देखा गया। यही वजह है कि राजीव प्रताप रूडी भी रोहिणी आचार्य से बच करके चल रहे हैं। उनका नाम वो कहीं नहीं ले रहे हैं, बल्कि वो खुद लालू प्रसाद यादव पे ही निशाना लगा रहे हैं। अगर 2019 के लोकसभा चुनाव की चर्चा करें तो चंद्रिका राय आरजेडी के कैंडिडेट थे और उनके सामने राजीव प्रताप रूडी थे। लेकिन उनकी बेटी ऐश्वर्या को लेकर के जो लालू परिवार से विवाद हुआ, उनके बड़े बेटे तेज प्रताप के शादी मामले को लेकर के जो कुछ हुआ, उसके बाद चंद्रिका राय से उनका विरोध बढ़ा और चंद्रिका राय इस बार राजीव प्रताप रूडी के साथ है, एनडीए के साथ है। 2019 में लगभग 1,40,000 वोट से राजीव प्रताप रूडी ने चंद्रिका राय को मात दिया था। इस बार चंद्रिका राय राजीव प्रताप रूडी के साथ है। और रोहिणी आचार्य की बात जब कोई करता है कि वो बेटी है, उनका सम्मान होना चाहिए, खासतौर से रोहिणी जैसी बेटी जिन्होंने अपने पिता को किडनी दे दिया, तो ऐसे में फिर चंद्रिका राय की तरफ से ये कह दिया जाता है कि उन्होंने ऐश्वर्या के साथ क्या व्यवहार किया। ऐश्वर्या भी सारण की बेटी है, इसके साथ लालू परिवार ने किस तरह का दुर्व्यवहार किया, ये भी सोचने वाली बात है। लेकिन इस बार एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात सामने आ रही है कि पिछड़ा और अति पिछड़ा वोटर्स में टूट हो सकती है। अभी तक इसे नीतीश कुमार का वोट बैंक माना जाता था, लेकिन इस बार लालू ने 5 पिछड़ा और अति पिछड़ा कैंडिडेट को टिकट दिया है। इसका प्रभाव हर लोकसभा सीट पे पड़ेगा। 3 से 5% टूटने की आशंका भी है। यह रूडी के लिए एक बड़ी परेशानी वाली बात हो सकती है।
दूसरी तरफ रोहिणी आचार्य के लिए भी कई सारी मुश्किल भरी बात है, क्योंकि देखिए रोहिणी को लेकर के एक तो ये बड़ी परेशानी वहां पे एनडीए की तरफ से की जा रही है कि रोहिणी को लेकर के जो परिवारवाद है उसका आरोप लालू परिवार पे लगाया जा रहा है। दूसरी तरफ ये भी बात सामने थी कि रोहिणी बाहर से आई हैं, सिंगापुर में रहती, इस तरह की खबरें भी चल रही थी। लेकिन जैसे जैसे चुनाव प्रचार प्रसार बंद होता है, समय करीब आता है, मतदान की प्रक्रिया में महज कुछ घंटे का ही वक्त बचता है, तभी जनता तय करती है कि उसे जाना किधर है और अंतिम क्षण में ही मोमेंट बदलता है। अभी जो सारण का जो समझने वाले लोग हैं, जो वहां पे ग्राउंड रिपोर्टिंग कर चुके हैं, उनका कहना है कि जो अभी सारण का माहौल है, वहां पे रोहिणी आचार्य एक अच्छा खासा टक्कर राजीव प्रताप रूडी को दे रही है। लेकिन अंत में यही होता है कि जब आप पीएम मोदी वहां आ चुके हैं, तो मोदी के जो गारंटी की बात है वो भी सारण की जनता लोग बखूबी से समझ रहे हैं। भले ही राजीव प्रताप रूडी से नाराजगी है, जो भी वजह रही है, लेकिन लोग ये भी समझ रहे हैं कि मोदी की गारंटी पे भी तो चलना है। यही वजह है कि मुकाबला जो है वो सारण में जोरदार है और इस मुकाबले में जो राजीव प्रताप रूडी हैं, वो कहीं ना कहीं रोहिणी आचार्य से आगे निकलते हुए दिख रहे हैं। आपकी क्या राय है? वीडियो के कमेंट सेक्शन में सारण लोकसभा सीट को लेकर के अपनी राय जरूर लिखें। अब चर्चा करते हैं हाजीपुर लोकसभा सीट की। हाजीपुर लोकसभा सीट एक हाई प्रोफाइल सीट है। चिराग पासवान एनडीए से चुनावी अखाड़े में उतरे हुए हैं, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन से शिवचंद्र राम हैं, आरजेडी के कैंडिडेट हैं। दूसरी तरफ लोजपा रामविलास से चिराग पासवान खुद चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं हाजीपुर से। और हाजीपुर लोकसभा सीट रामविलास पासवान की कर्मभूमि रही है, उनकी विरासत रही है। उसी विरासत को संभालने के लिए चिराग पासवान ने इस बार जमुई छोड़कर हाजीपुर के चुनावी अखाड़े को चुना है। और हाजीपुर के चुनावी समीकरण को इस वीडियो में समझते हैं। देखिए, हाजीपुर में रामविलास पासवान का जो एक वोट बैंक है, और हाजीपुर सिर्फ आम और केले के लिए नहीं प्रचलित है, बल्कि इस बात के लिए भी प्रचलित है कि रामविलास पासवान उस सीट का नेतृत्व करते थे। इससे भी एक पहचान हाजीपुर को मिली है। और हाजीपुर के अगर इतिहास को देखें तो 1977 से लेकर लगातार 2019 तक, बीच में अगर 1984 और 2009 को छोड़ दें, दो टर्म को अगर छोड़ दें, तो पिछले 47 सालों से लगातार उनका परिवार संसद में इस सीट का प्रतिनिधित्व करता रहा है। और हाजीपुर लोकसभा सीट पे यह भी एक बड़ी बात है कि जब रामविलास पासवान हुआ करते थे, तो यह कहा जाता था कि हाजीपुर लोकसभा सीट पे वही जीता है इतने वर्षों में जिसे रामविलास पासवान ने जिताना चाहा है। और रामविलास पासवान के निधन के बाद पहली बार उनके बेटे हाजीपुर लोकसभा सीट से अपने पिता के विरासत को संभालने के लिए वो आए हैं। तो ऐसे में लोगों को लगता है कि जब रामविलास पासवान ने हाजीपुर के लिए इतना कुछ किया है, और लोगों का जो जन सैलाब है, जो जन समर्थन है, वो चिराग के साथ उस वक्त भी दिखा था जब चिराग नामांकन दाखिल करने पहुंचे थे। दूसरी तरफ चिराग को मोदी फैक्टर भी मिल रहा है और रामविलास पासवान के चेहरे का सपोर्ट भी मिल रहा है। और चिराग तो हमेशा कहते ही हैं कि वो मोदी के हनुमान हैं। और जब हाजीपुर में पीएम मोदी की जनसभा थी, पीएम मोदी पहुंचे थे, तब भी उन्होंने कहा था कि चिराग पासवान उनके बेटे हैं, वो जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। पीएम मोदी ने तो यहां तक कहा कि वो बेहतर सांसद के रूप में चिराग को समझते हैं, क्योंकि चिराग में सीखने की ललक है और जो काम जमुई में चिराग ने किया है उसकी हर तरफ तारीफ भी होती है। यही वजह है कि हाजीपुर में दो फैक्टर चिराग के साथ है। एक तो रामविलास पासवान का फैक्टर है, उनकी कर्मभूमि, उनकी विरासत, उनका एक अपना वोट बैंक, उनका एक अपना प्रभाव क्षेत्र का, लोगों का प्यार अब चिराग के साथ शिफ्ट होता दिख रहा है। दूसरी तरफ जो मोदी फैक्टर है वो भी वहां पे काम करता दिख रहा है। दूसरी तरफ अगर देखें तो शिवचंद्र राम जो है, वो रामविलास पासवान जब चुनाव लड़ रहे थे तब भी वो चुनावी मैदान में थे, उस वक्त भी हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन इस बार जो मुकाबला है वो जोरदार का है। दूसरी तरफ हाजीपुर में चिराग के खेमे में ज्यादातर जातियों की गोलबंदी भी दिख रही है। याद कीजिए, जब चिराग पासवान नॉमिनेशन दाखिल करने पहुंचे थे तो उन्होंने एक मैसेज देने की कोशिश की थी कि उनके साथ ए टू जेड की जातियां खड़ी हैं। उनका ये मैसेज अब जमीनी स्तर पर दिखाई भी दे रहा है, उसका असर। दलित खासकर पासवान जहां पहले से ही मजबूती से चिराग पासवान के साथ है, वहीं अब स्वर्ण और वैश्य वोटर्स भी बीजेपी के कारण चिराग के साथ है। नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा के
का भी वहां भरपूर सपोर्ट मिल रहा है। हालांकि दूसरी तरफ तेजस्वी यादव के साथ यादव और मुस्लिम वोटर्स जरूर हैं, लेकिन जातियों की इस गोलबंदी में चिराग पासवान बाजी मारते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि एम समीकरण तो आरजेडी के साथ है, लेकिन वाई समीकरण में ध्रुवीकरण दिख रहा है, वाई समीकरण में बिखराव दिख रहा है और कुछ यादव चिराग की तरफ भी शिफ्ट हो रहे हैं। और हाजीपुर की रेस में चिराग पासवान शिवचंद्र राम से आगे निकलते हुए दिख रहे हैं। आपकी क्या राय है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अब चर्चा करते हैं मधुबनी लोकसभा सीट की। तो देखिए, मधुबनी में बीजेपी कैंडिडेट अशोक यादव है, दूसरी तरफ आरजेडी की तरफ से कैंडिडेट अली अशरफ फातमी है। लालू प्रसाद यादव का एक नया प्रयोग मधुबनी में माना जा रहा है, अली अशरफ फातमी। इन्हें इंडिया ब्लॉक में सीट शेयरिंग से पहले इन्हें कैंडिडेट वहां का बना दिया गया। और लालू प्रसाद यादव का यह था कि जब अशोक यादव चुनावी मैदान में होंगे तो जो एमवाई समीकरण है आरजेडी का, जो कोर वोट बैंक माना जाता है, वो अशोक यादव के साथ शिफ्ट नहीं होगा। एक नया प्रयोग लालू प्रसाद यादव ने मधुबनी में किया, लेकिन जो मौजूदा वहां का समीकरण है उसको समझना बेहद जरूरी है। देखिए, अशोक यादव हुक्मदेव नारायण के बेटे हैं, जो 5 बार सांसद रह चुके हैं। और खुद अशोक यादव की अगर 2019 लोकसभा चुनाव की चर्चा करें तो उन्होंने विकासशील इंसान पार्टी के कैंडिडेट बद्री कुमार को लगभग 4.5 लाख वोटों से हराया था। एक बड़े मार्जिन से उन्होंने जीत दर्ज किया था अशोक यादव ने। उस मार्जिन को, उस डैमेज को कंट्रोल करना आरजेडी के लिए एक बड़ी चुनौती है। और लालू प्रसाद यादव ने जो प्रयोग किया मधुबनी में एमओएस समीकरण को बांधने की, अपने खेमे में रोक करके रखने की, उसमें एम तो उनके साथ दिख रहा है, लेकिन वाई समीकरण जो है वो बिखरता हुआ दिख रहा है। अशोक यादव के खेमे में भी यादव का जो समर्थन है आरजेडी से टूटकर वो जाता हुआ दिख रहा है। और मधुबनी में ब्राह्मण वोटों की संख्या बहुत अधिक है, इसके बाद यादव वोटर्स आते हैं। वहीं अति पिछड़ा वोटर्स की संख्या भी लगभग 6 लाख के आसपास है, जबकि दलित भी लगभग 2 लाख की संख्या में है। एनडीए से भाजपा जो कैंडिडेट अशोक यादव हैं, वो मोदी का फैक्टर तो सबसे अधिक काम कर ही रहा है उनके लिए। दूसरे नंबर पे जातीय समीकरण भी आ रहा है। यादव राजद के कोर वोटर्स हैं, लेकिन भाजपा के यादव कैंडिडेट के कारण इसमें बड़े पैमाने पे ध्रुवीकरण मधुबनी में देखा जा रहा है, जिसका सीधा फायदा अशोक यादव को मधुबनी में होता हुआ दिख रहा है। यही कारण है कि जो 2019 के लोकसभा चुनाव के परिणाम को आप देखिएगा तो विकासशील इंसान पार्टी को उन्होंने हराया था, उनके कैंडिडेट को 4.5 लाख, एक बड़ा आंकड़ा होता है, एक बड़ा मार्जिन होता है जीत का। और उस डैमेज को कंट्रोल करना आरजेडी के लिए एक बड़ी चुनौती है। यही वजह है कि लालू प्रसाद यादव ने कम से कम इतना सोचा कि जो अगर मुस्लिम कैंडिडेट को वहां से फातमी को अगर वहां से चुनावी मैदान में उतारा जाए तो जो एमओएस समीकरण है उसको बांध करके रख सकेंगे, लेकिन ऐसा होता मधुबनी में नहीं दिख रहा है। आपकी क्या राय है मधुबनी लोकसभा सीट को लेकर के, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अब चर्चा करते हैं मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट की। मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट में कांग्रेस के प्रत्याशी अजय निषाद हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी के कैंडिडेट राजभूषण चौधरी हैं, ये भी निषाद समाज से ही आते हैं। दोनों ही कैंडिडेट निषाद समाज के हैं, लेकिन यहाँ का जो राजनीतिक कॉकटेल है वो बेहद ही दिलचस्प है। अजय निषाद 2019 में बीजेपी के चिन्ह पे उन्होंने जीत दर्ज किया, बीजेपी के कैंडिडेट थे। 2014 में भी उन्होंने जीत दर्ज किया। 2024 में बीजेपी ने अजय निषाद का टिकट काट दिया। कारण, अजय निषाद ने क्षेत्र में अच्छा काम नहीं किया, जनता से उनकी कोई मुलाकात नहीं होती थी, जनता में काफी आक्रोश था। यही वजह रही थी कि बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया। अब अजय निषाद ने क्या किया कि वो बीजेपी का पल्ला छोड़कर, एनडीए का साथ छोड़ करके वो इंडिया गठबंधन में चले गए। कांग्रेस का दामन उन्होंने थाम लिया। कांग्रेस ने अजय निषाद को प्रत्याशी वहां से बना दिया। दूसरी तरफ जो राजभूषण चौधरी हैं, वो 2019 में वीआईपी पार्टी से थे और अजय निषाद के सामने चुनावी मैदान में थे, और अजय निषाद ने राजभूषण चौधरी को करारी हार दिया था। लेकिन इस बार दोनों ने अपने खेमे को बदल लिया है। अजय निषाद इंडिया ब्लॉक में चले गए, कांग्रेस के कैंडिडेट हो गए हैं, और इधर से बीजेपी के कैंडिडेट राजभूषण चौधरी हैं। अब समझिए वहां के चुनावी माहौल को। देखिए, अजय निषाद को लेकर के जो जनता में आक्रोश है, ये बात सच है, क्योंकि अजय निषाद की कुछ खास भूमिका मुजफ्फरपुर में नहीं मानी जाती है। बस इतना कहा जाता है कि वो जय नारायण निषाद की विरासत को उन्होंने बस संभाला है,
और एक और बात थी कि अजय निषाद बीजेपी के कैंडिडेट थे, मोदी फैक्टर था, तो अजय निषाद जीत रहे थे। अब जब वो बीजेपी का साथ छोड़ करके कांग्रेस के साथ गए हैं, इंडिया ब्लॉक में गए हैं, तो ऐसे में जो अजय निषाद का जो प्रभाव है वो इतना मजबूत नहीं माना जा रहा है। राजभूषण चौधरी ने भले ही हार का सामना किया, लेकिन इस बार वो मोदी फैक्टर के साथ हैं। तो ऐसे में अजय निषाद का जो पक्ष है वो मजबूत होता दिख रहा है। लेकिन अब सवाल है कि जब दोनों ही निषाद समाज से आते हैं और मुकेश सहनी जो कहते हैं कि वो निषाद आरक्षण की बात कर रहे हैं और मल्लाहों के वो नेता हैं, तो फिर इसका बेनिफिट तो अजय निषाद को वहां मिलेगा। लेकिन देखिए, दोनों ही जब निषाद समाज से आते हैं तो मुजफ्फरपुर की जो निषाद समाज से आने वाले लोग हैं, या जो मल्लाह जाति से आने वाले लोग हैं, उनका ये मानना है कि जब दोनों ही एक ही समाज के लोग हैं तो हमें उसे चुनना है जो इस रेस में आगे चल रहा है, जिसकी भूमिका आगे चल रही है, जो अ, मजबूत भूमिका जिसकी मानी जा रही है। और अजय निषाद को लेकर के एंटी इनकन्वेंसी काफी देखा गया है।